गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपका लेक्चर है, फोर्थ लेक्चर है क्लास 12 के लिए। राउल्ट के नियम की गणना हेतु व्यंजक समीकरण। अभी जैसे जो मैंने अगले वीडियो में जो मैंने फार्मूला निकाला था पी नाट माइनस पी एस अपान पी नाट इक्वल टू स्मॉल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल, जो मैंने ये फार्मूला पुट किया था, ये राउल्ट के नियम के गणना हेतु यह जो समीकरण होता है केवल तनु विलयन पर ही लागू होता है। ठीक है बच्चों, ये जो आपको इक्वेशन दिख रहा है पी नाट माइनस पी एस, ये जो है आपका पी नाट माइनस आपका है पी एस अपान है क्या पी नाट इक्वल टू एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल होता है। बच्चों इसको ये केवल ओनली फॉर आपके तनु विलयन के लिए लागू होता है। हम इसको आपको डेरिवेशन कर रहे हैं कि अब ध्यान दीजिएगा, हमने सबसे पहले क्या किया, दोनों पक्षों को व्युत्क्रम कर दिया। दोनों पक्षों का हमने हर को अंश कर दिया, अंश को हर कर दिया। देखिए जो यहाँ पे पी नाट नीचे है, यहाँ पे पी नाट ऊपर हो गया, नीचे क्या होगा पी नाट माइनस पी एस इक्वल टू स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन अपान क्या हो गया स्मॉल एन हो गया। तो ये आपका फार्मूला हो गया। व्युत्क्रम करने पे ये आपके फार्मूले क्या हो गए, पुट हो गए। इसके बाद मैंने क्या किया, पी नाट अपान पी नाट माइनस पी एस। अब हम ध्यान दीजिएगा, ये जो n प्लस कैपिटल अपान स्मॉल एन है, दोनों के देखो ये स्मॉल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन बटे स्मॉल एन, दोनों का अपन हो जाएगा। तो यहाँ से ये एन कट जाएगा, बच जाएगा क्या आपका 1, आपका आ जाएगा यहाँ पर 1। तो यहाँ से हम पुट कर लेंगे तो पी नाट अपान, ठीक है, हो जाएगा पी नाट अपान पी एस माइनस पी एस इक्वल टू 1 प्लस कैपिटल एन अपान स्मॉल एन। अब मैं इसको 1 को इधर में साइड चेन को पक्षांतर कर लेते हैं। जब मैं यहाँ से इसको पक्षांतर कर लेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पी नाट अपान पी एस माइनस पी एस और माइनस 1 इक्वल टू कैपिटल एन अपान स्मॉल एन। अब इसका जब इसमें गुणा होगा इसमें, तो देखो पहले पी नाट फिर प्लस और माइनस गुणा माइनस, तो पी नाट हो गया। और जब पी एस का गुणा करेंगे ए बी माइनस हो जाएगा प्लस, तो पी एस हो गया। अपान जो आपका हो गया पी नॉट माइनस पी एस इक्वल टू कैपिटल एन बट्टे स्मॉल एन हो गया। अब यहाँ से जो ये पी नॉट और ये पी नॉट कट जाएगा, अब बचेगा पी एस अपॉन पी नॉट माइनस पी एस इक्वल टू कैपिटल एन अपान स्मॉल एन हो जाएगा। तो यहाँ से हम पुट कर लेंगे पी एस माइनस पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल टू कैप स्मॉल एन अपॉन कैपिटल, हमने व्युत्क्रम कर लिया। तो ये जो यह विलयन तनु और शांत दोनों विलयन पर ही लागू होता है। ये जो मैंने समीकरण पुट किया बच्चों, ये तनु विलयन और शांत विलयन दोनों पर ही यह विलयन लागू होता है। इसमें मैं आपको न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा आप लोग। न्यूमेरिकल मेरा पहला न्यूमेरिकल इस पर जा रहा है। पानी का बताया गया, पानी का वाष्प दाब 25% कम होने के लिए 100 ग्राम पानी में कितना यूरिया विलय करना होगा। विलयन की मोललता की गणना करना है, जो कि सवाल में आपको दिया गया पी नाट की वैल्यू आपको दिया गया 100 दिया गया, पी एस की वैल्यू 100 माइनस 25 इक्वल टू कर लेंगे 75 हो जाएगा। इसमें आपको जो पुट करना है डब्ल्यू आपको नहीं डब्ल्यू भी नहीं पता है, वहाँ से स्मॉल एम की वैल्यू भी नहीं पता है, यहाँ कैपिटल डब्ल्यू का मान सा हो गया, एम की वैल्यू 60 हो गया। अब इस सवाल में पुट करते हैं जो फार्मूला है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन आपको दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए पी नॉट माइनस पी एस हमने जो 100 में से 75 घटा दिया तो आ गया, मतलब वो जो 25% दिया गया यहाँ बाटे 75 हो जाएगा। 75 यहाँ काट देंगे और यहाँ पे W की वैल्यू हम लोग क्या पुट कर लेंगे, 54 W अपान 600 हो गया, 6000 हो गया। W इक्वल टू 6000 बटे 54 हो गया। जब काट देंगे तो 111.1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से निकालें विलयन की मोललता निकालेंगे। आप जानते हैं विलयन की मोललता डब्लू गुणे 1000 बटे स्मॉल एन गुणे कैपिटल डब्लू, यहाँ से निकाल लेंगे तो डब्लू की वैल्यू है 111.1 गुणे 1000 बटे 60 गुणे 100 कर लेंगे। तो यहाँ से काट पीट लेंगे तो 18.51 मोललता आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो आपको दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए और क्वेश्चन को पहले आप नोट कीजिए और क्वेश्चन को जरूर आप पढ़िए, इसमें से आपको जरूर सलूशन मिलेगा। बस आप ध्यान से देखिए। शुद्ध बेंजीन का क्वेश्चन क्या दिया गया, शुद्ध बेंजीन का किसी ताप पर जो वाष्प दाब आपको दिया 640 mmHg, 2.175 ग्राम आवासीय विलय ठोस बताया गया कि
ठीक है। 49 ग्राम बेंजीन में मिलाने पर विलेन का वाष्प दिया गया 600 mmHg हो जाता है। तो विलेय के ठोस का अणुभार ज्ञात करना है। विलेय का ठोस का अणुभार यानी यहाँ पे बच्चों आपको पी नॉट की वैल्यू दिया गया कितना 640 mmHg आपको दिया गया है, और यहाँ पे स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू आप लोग को दिया गया 2.175 दिया गया है। यहाँ पे कैपिटल डब्ल्यू का मान 39 ग्राम दिया, और पीएस की वैल्यू आपको 600 mmHg दिया गया है। स्मॉल एम की वैल्यू पुट करना है, जबकि आपको बेंजीन का जो सूत्र होता है 78 होता है, इसका सूत्र होता है C6H12 होता है। यहाँ से हम लोग पुट करेंगे पी नॉट माइनस पी एस इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन एम इंटू हो जाएगा एन अपॉन कैपिटल डब्ल्यू हो जाएगा। यहाँ से हम पुट कर लेंगे 640 माइनस 600 अपॉन हो जाएगा 600 इक्वल टू 2.175 एम इंटू हो जाएगा 78 अपॉन 39। यहाँ से वैल्यू आप पुट कर लेंगे, यहाँ पे काट देंगे, देखिए 39 1 9 और इंटू 2 इंटू कर लेंगे तो आपकी वैल्यू 2 हो जाएगी। अब यहाँ पे बच्चों ध्यान देना आप लोग 40 अपॉन 600 इक्वल टू आ जाए 4.350 अपॉन एम। यहाँ से एम की वैल्यू आपको पुट करना है, तो एम को आप क्रॉस यहाँ पे गुणा कर देंगे तो 4m इक्वल टू 261 m इक्वल टू हो जाएगा। जब इसको डिवाइड कर देंगे 261 बाई यानी भागे 4 कर देंगे तो आपका आ जाएगा 65.25 आपका आ जाएगा। एम का कोई मात्रक नहीं होता है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग नोट जरूर बनाइए। देखिए क्वेश्चन 3 की बात करते हैं। एक निश्चित ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब दिया गया है 200 mmHg है। किसी ताप पर 1 बिलियन का वाष्प दाब जिनमें 2 ग्राम अवाष्पशील ठोस 78 ग्राम बेंजीन में उपस्थित है, तो कह रहा है कि 195 mmHg आता है, तो विलेय ठोस का भार बताइए। यानी वो विलेय ठोस सेम सवाल है, आपको सवाल को नोट करते रहे, इसको आप लगा लीजिएगा। यहाँ पे देखिए पी नॉट की वैल्यू 200 mmHg दिया गया है। अब डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू का मान 200 ग्राम दिया गया है, और कैपिटल डब्ल्यू का मान दिया गया 78 दिया गया। पी एस की वैल्यू दिया गया 195 mmHg। तो आपको जो पुट करना है एम की वैल्यू पुट करना है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम इंटू एम अपॉन डब्ल्यू हो जाएगा। तो यहाँ से आप पुट कर लेंगे, जो आपकी जो वैल्यू निकल जाएगी एम इक्वल टू 78। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि आदर्श विलयन क्या होता है। आदर्श विलयन, बहुत ध्यान सुनिएगा, जो विलयन ताप और सांद्रता की सभी परिस्थितियों में राउल्ट के नियम का जो पालन करता है उसे आदर्श विलयन कहते हैं। जो यानी मैं इस बार दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं, जो विलयन ताप और सांद्रता की सभी परिस्थितियों में यानी क्या जो राउल्ट के नियम का पालन करता है। राउल्ट का नियम आप जानते होंगे क्या होगा, अब जो मैंने आपको पीछे पढ़ाया, जो राउल्ट के नियम का पालन करता है हम उसे बोलते हैं आदर्श विलयन। अब नेक्स्ट की बात करते हैं कि अनादर्श विलयन क्या होता है। यानी जो विलयन ताप और सांद्रता की सभी परिस्थितियों में राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, यानी जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है हम उसको बोलते हैं बच्चों अनादर्श विलयन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वथनांक क्या होता है। बहुत ही सिंपल लॉजिक है। क्वथनांक क्या होता है, किसी द्रव का क्वथनांक वह निश्चित ताप होता है, यानी किसी द्रव का क्वथनांक वह निश्चित ताप होता है जिस पर उस द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के क्या होता है बराबर हो जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं क्वथनांक बोलते हैं। क्वथनांक मतलब कोई भी आप सब्सटेंस ले लेंगे, जब वो जिस टेम्परेचर पे यानी बॉयल होता है उस टेम्परेचर को उस वस्तु का हम लोग क्या बोलते हैं क्वथनांक बोलते हैं। क्वथनांक हर एक वस्तुओं के लिए क्या होता है डिफरेंट होता है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन मतलब उन्नयन का मतलब होता है बढ़ोतरी, यानी उनमें जो चीज इंक्रीज होगा हम उसको बोलते हैं उन्नयन। और क्वथनांक उन्नयन को डेल्टा टीबी से दिखाते हैं। अब इसको बिल्कुल ध्यान देखिएगा, किसी शुद्ध विलायक में कहा जा रहा है, किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोलने पर, किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोलने पर विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, जिसके कारण विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट इसी में है किसी विलायक के क्वथनांक में जो उत्पन्न इस वृद्धि को विलायक के क्वथनांक में उन्नयन कहा जाता है। यानी जो कह रहा है कि उसमें जो उत्पन्न जो वृद्धि होगी उसी को, यानी जो विलायक में जो उत्पन्न जो वृद्धि होगी हम लोग उसी को बोलते हैं क्या क्वथनांक उन्नयन।
अब बात करते हैं क्वथनांक उन्नयन और मोललता में संबंध, क्या रिलेशन, ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें न्यूमेरिकल बहुत आते हैं बोर्ड के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट द क्वेश्चन ऑन दिस बोर्ड एग्जामिनेशन। अब ध्यान दीजिएगा, डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी मैंने क्या बताया, क्वथनांक उन्नयन बताया, डेल्टा टीबी इक्वल टू होता है केबी इंटू क्या होता है, एम होता है। अब यहाँ पर डेल्टा टीबी देखिए, डेल्टा टीबी इक्वल टू हो जाएगा केबी W अपान एम गुणे 1000 बट्टे कैपिटल W। अब ध्यान दीजिएगा, एक एक को मैं बता रहा हूँ, डेल्टा टीबी क्या, डेल्टा केबी क्या, स्मॉल डब्ल्यू क्या, कैपिटल डब्ल्यू क्या, स्मॉल एम क्या है। अब यहाँ पे डेल्टा टीबी जो दिया गया है क्वथनांक में उन्नयन, क्या बताया गया है, डेल्टा टीबी जो क्वथनांक में उन्नयन है, और डेल्टा यहाँ पे केबी क्या है, मोलल उन्नयन क्या स्थिरांक है, क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक है। अब यहाँ पे जो आपकी जो स्मॉल डब्लू है, विलेय की मात्रा, यानी जो विलेय जितना ग्राम डिजोल्व किया जाता है उसकी क्या है, मात्रा है। अब यहाँ पे कैपिटल डब्लू क्या, विलायक की क्या है, मात्रा, यानी जिसमें विलेय घुलता वही होता है विलायक। कैपिटल डब्लू क्या, विलायक की मात्रा है। स्मॉल एम क्या, विलेय का क्या है, अणुभार है। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, आणविक उन्नयन स्थिरांक क्या होता है। आणविक उन्नयन स्थिरांक को डेल्टा हम लोग किससे दिखाते हैं, हम लोग डेल्टा किससे दिखाएंगे, आणविक उन्नयन स्थिरांक को अभी आपको बताता हूँ। आणविक उन्नयन स्थिरांक को आप दिखा लेंगे के से, किससे दिखाते हैं, के से, तो हो जाएगा डेल्टा टीबी इक्वल टू हो जाएगा के इंटू स्मॉल डब्ल्यू गुणे 100 बटे क्या हो जाएगा, कैपिटल डब्ल्यू इंटू क्या हो जाएगा, स्मॉल एम हो जाएगा। अब यहाँ पर भी एक ही चीज़ को नोट करते रहिए, जहाँ पे डेल्टा टीबी क्या क्वथनांक में उन्नयन है, क्या है, डेल्टा टीबी क्या क्वथनांक में उन्नयन है, और के क्या आणविक उन्नयन स्थिरांक, के क्या बच्चों, आणविक उन्नयन स्थिरांक है। और यहाँ पे स्मॉल डब्ल्यू क्या है, स्मॉल डब्ल्यू क्या, विलेय की क्या है, विलेय की मात्रा है। इसके बाद बात करते हैं कैपिटल डब्ल्यू क्या है बच्चों, कैपिटल डब्ल्यू क्या, कैपिटल डब्ल्यू जो हम बात कर रहे हैं, जो यहाँ पे जो कैपिटल डब्ल्यू है इसको आप ध्यान दीजिएगा, जो कैपिटल डब्ल्यू यहाँ पे है, यहाँ पे कैपिटल डब्ल्यू क्या, विलेय की क्या है, विलेय की मात्रा है, और एम क्या है, विलेय का अणुभार है, विलेय का क्या है, अणुभार है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, आप तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। 12 ग्राम ग्लूकोज को, क्वेश्चन मैं पहला ले रहा हूँ, 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर क्या कर, 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर विलयन के क्वथनांक में कह रहा जो वृद्धि 0.34 डिग्री सेल्सियस की क्या होती है, वृद्धि होती है। जल के मोलर उन्नयन स्थिरांक की क्या करना, हम लोग को गणना करना है। यहाँ पे बिल्कुल ध्यान सुनिएगा, आपको सवाल में क्या क्या दे दिया गया है। सवाल में स्मॉल डब्ल्यू को मान दिया गया 12 ग्राम, कैपिटल डब्ल्यू को मान दिया गया 1000। अब इसके बाद बात करते हैं डेल्टा टीबी बराबर दिया गया 0.34 डिग्री सेल्सियस दिया गया, तो हम लोग को केबी की क्या करना है, केबी की गणना करना है। क्या किस गणना करना, हम लोग को केबी की गणना करना है। यहाँ पे लिखें डेल्टा टीबी बराबर क्या हो जाएगा, केबी इंटू डब्ल्यू अपान क्या हो जाएगा, कैपिटल डब्ल्यू 1000 बटे क्या कर लेंगे, एम। तो यहाँ सब कुछ रखने के बाद जब यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो डेल्टा केबी बराबर निकल जाए 0.51, ठीक है, आपका जो सेल्सियस प्रति मोलर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, एक अवाष्पशील पदार्थ, क्या बताए, एक अवाष्पशील पदार्थ के 2.5 ग्राम का 100 ग्राम बेंजीन में विलयन का शुद्ध बेंजीन के क्वथनांक में कह रहा है 0.42 ग्राम ताप वृद्धि होती है, तो कह रहा है पदार्थ के अणुभार की गणना करो, ठीक है। और यहाँ पे मोलर उन्नयन स्थिरांक दिया गया 2.67 ग्राम केल्विन प्रति क्या दिया गया है, मोल दिया गया। अब यहाँ पे सवाल में ध्यान देंगे, जो सवाल में आपको जो दिया गया है, यानी स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू क्या दिया है 2.5 ग्राम, और कैपिटल डब्ल्यू की जो वैल्यू दी गई है, कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू आपको दिया गया कितना, 100 दिया गया है। स्मॉल एम की वैल्यू आपको पुट करना, डेल्टा टीबी बराबर दे दिया गया 0.42 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, और डेल्टा केबी बराबर दिया 2.67 केल्विन प्रति क्या दिया गया, मोल दिया गया है। एम इक्वल टू यहाँ पे जो एम इक्वल टू दिया गया है केबी इंटू स्मॉल डब्ल्यू गुणे 1000 बट्टे क्या कैपिटल डब्ल्यू गुणे क्या हो जाएगा, डेल्टा टीबी। अब यहाँ से पुट करेंगे आप लोग, डेल्टा केबी बराबर जो होता है डेल्टा केबी, यानी एम की वैल्यू दिया गया डेल्टा केबी 2.67 इंटू जो एम जो कैपिटल स्मॉल डब्ल्यू का मान 2.5
दिया गया है गुणे 1000 अपान कर लेंगे हम लोग, अपान कर लेंगे जो W का मान 100 और डेल्टा TB की वैल्यू कितना दे दिया गया है 0.42, इसी में 273 जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना 273.42 हो जाएगा। अब इसको जब गुणा भाग काटने के बाद जो आपका आ जाएगा M = 158.9 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आप लोग क्वेश्चन को बिल्कुल देखिए, मैं इस क्वेश्चन को लगाऊंगा नहीं, आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। बताया गया 10.8 ग्राम, क्या 10.8 ग्राम ग्लूकोज को, कह रहे 10.8 ग्राम ग्लूकोज को 140 ग्राम जल में घोलने पर कह रहा है कि जल क्वथनांक क्या होता है 0.13 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाती है। जल के आणविक उन्नयन स्थिरांक की क्या करना हम लोग को गणना करना है। सवाल में देखिए डेल्टा टीबी और आई फार्मूला होता है, यानी यहाँ पे पॉइंट के की वैल्यू पुट करना, के इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल्टा टीबी इंटू कैपिटल डब्लू इंटू एम अपान क्या हो जाएगा 1000 इंटू स्मॉल डब्लू हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग पुट कर लेंगे तो सारी वैल्यू रखने के बाद देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इसको लगा लीजिएगा, सारी वैल्यू लिखी गई है, ठीक है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लीजिएगा, बाकी आप सारी वैल्यू को रख के सॉल्व करेंगे तो आपका जो के की जो वैल्यू निकल जाएगा 3.33 केल्विन प्रति क्या हो जाएगा मोल हो जाएगा। ऐसे ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होता है 35.9 ग्राम ग्लूकोज को, कह रहा है 35.9 ग्राम ग्लूकोज को 500 ग्राम जल में घोला गया तो 1.119 बार दाब पर विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। अब आपको बताया गया जल के लिए Kb बराबर 0.52 केल्विन प्रति क्या किलोग्राम मोल हो गया। अब यहाँ से आपको जो स्मॉल डब्ल्यू जो वैल्यू दिया गया है, इस स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू दिया गया है 135.9 दिया गया, कैपिटल डब्ल्यू का मान आपको दिया गया 500 ग्राम दिया, स्मॉल एम का मान ग्लूकोज है तो इसका ग्लूकोज का सूत्र आप जानते हैं क्या होता है C6H12O6 होता है। जब इसका बाहर निकाल लेंगे हम लोग यानी C6H12O6 का जब निकालेंगे तो ये निकल जाएगा कितना, जब निकालेंगे तो आपका निकल जाएगा 180, क्या निकल जाएगा 180, यहाँ से वैल्यू हम लोग पुट कर लेंगे। नेक्स्ट वैल्यू की बात करते हैं, यहाँ से डेल्टा टीबी इक्वल टू हो जाएगा के इंटू डब्ल्यू इंटू हो जाएगा आपका 1000 बट्टी स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ से पुट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, नोट्स आप बनाते रहिएगा। मोलर उन्नयन स्थिरांक क्या होता है, मोलर उन्नयन स्थिरांक क्या होता है, यानी बात करते हैं मोलर उन्नयन स्थिरांक की डेल्टा केबी, जो डेल्टा केबी की जो वैल्यू होता है हम यहाँ से देखेंगे विलायक के 100 ग्राम में बताया गया, विलायक के 100 ग्राम में विलेय पदार्थ के 1 मोल को घोलने पर जो क्वथनांक में होने वाली जो वृद्धि हो जाएगी मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। अब इसको आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। अब हिमांक में अवनमन क्या होता है, हिमांक में अवनमन बहुत ध्यान समझिएगा क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल जरूर पेपर में पूछे जाते हैं। जब किसी विलेय पदार्थ को किसी विलायक में घोला जाता है, यानी जब किसी विलेय को किसी विलायक में कह रहा है कि घोला जाता है तो विलायक का हिमांक कम हो जाता है, उसी को हिमांक में उत्पन्न होने वाले जो कमी होती है उसी को अवनमन। देखिए बच्चों यहाँ पे बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि जो कमी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं अवनमन बोलते हैं, जो बढ़ोतरी होती है हम उसको क्या बोलते हैं हिमांक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे जो रिलेशन बताया गया हिमांक में अवनमन, क्या बताया गया हिमांक में अवनमन व मोललता में जो संबंध है, यानी हिमांक में अवनमन व जो मोललता में जो संबंध है इसको मैं आपको डिफाइन कर रहा हूँ। डेल्टा टीएफ इक्वल टू डेल्टा केएफ इंटू क्या होता है एम होता है। यहाँ पे डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपान स्मॉल एम गुणे 1000 बटे क्या होता है कैपिटल डब्ल्यू होता है। अब देखिए यहाँ से पुट करेंगे डेल्टा जो होता है डेल्टा टीएफ इक्वल टू हिमांक में क्या है, हिमांक में अवनमन है, डेल्टा केएफ इक्वल टू क्या मोललता है, और यहाँ पे पुट कर लेंगे हम लोग जो केएफ इक्वल टू मोलर अवनमन स्थिरांक है, ठीक है। इस पे भी आप लोग को न्यूमेरिकल लग रहे हैं, बस थ्योरी पोर्शन आप जैसे खत्म होता है न्यूमेरिकल चलने वाला तुरंत। अब देखो मोलर अवनमन स्थिरांक क्या होता है केएफ, मैं बता रहा हूँ किसी विलेय के क्या बताएगा किसी विलेय के 1 मोल को, ठीक है, विलायक के 100 ग्राम में घोलने पर हिमांक में जो कमी आती है उसी को क्या बोलते हैं मोलर अवनमन स्थिरांक।
देखिए आपका इस पे एक पहला न्यूमेरिकल आता है 1.822 ग्राम कार्बनिक पदार्थ को बताया गया, उसका जो आप लोग को एक सुविधा के लिए अणुभार दे दिया गया 155 यानी 155 आपको दे दिया गया है। 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक में कह रहा है 0.6 कह रहा है 0.6 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। तो बेंजीन के मोलर ऑर्नमेंट स्थान की क्या करना है, आपको गणना करना है। जो आपको दिया गया डेल्टा TF इक्वल टू आपको दिया गया 0.6 डिग्री सेल्सियस और स्मॉल w की वैल्यू आपको दिया गया 1.88 ग्राम आपको दिया गया, और जो w की वैल्यू दी गई है 100 दिया गया, और m की जो वैल्यू आपको यहाँ पुट की गई है 155। m की वैल्यू क्या, जो कार्बनिक पदार्थ लिया गया उसका जिक्र नहीं किया। अगर आप लोग को बताएगा कोई भी कार्बनिक पदार्थ लिया जा रहा है जिसका कोई जिक्र नहीं किया जाएगा, तो वहां पे आप लोग बच्चों ध्यान दीजिएगा कि वहां पे जो उसका अणुभार जरूर दिया रहेगा। ठीक है, आप परेशान मत होइएगा, वहां पे आप लोग को अणुभार जरूर दिया। बोर्ड पेपर में ऐसे अणुभार जरूर लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिलता है, बोर्ड एग्जाम में इस चीजों को जिक्र कर दिया जाता है। ठीक है, बिल्कुल आपसे परेशान मत होइएगा। यहाँ पर जैसा आपको दे दिया गया कार्बनिक पदार्थ जो आपको डिजोल्व किया गया है वो 155 ग्राम है। ठीक है, अब आपको यहाँ पुट क्या करना है, KF आपको पुट करना है। यहाँ पर हम KF इक्वल टू बोल सकते हैं डेल्टा TF इंटू M इंटू क्या होता है W अपान हो जाएगा स्मॉल w गुणे क्या आपका हो जाएगा 1000 हो जाएगा। यहाँ पे KF जो KF है इक्वल टू कह रहा है 0.6 इंटू 155 इंटू 100 हो गया, अपान कर लेंगे 1.88 इंटू हो जाएगा 1000 हो जाएगा। अब यहाँ पे जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू को निकाल लेंगे काट पीट कर, जो हम लोग का जो KF इक्वल टू निकल जाएगा 5.106 डिग्री प्रति क्या हो जाएगा मोलर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे केल्विन में चेंज करता तो मात्रक केल्विन में आता है, मैंने सेल्सियस में रखा तो मात्रक मिला किसमें आया सेल्सियस में। इसमें कोई घबराने कोई बात नहीं है। ठीक है, आप जैसे मात्रक चेंज करते हो वैसे ही आपका आएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक विलायक के कह रहा है एक विलायक के 120 ग्राम बेंजीन में 0.2 ग्राम एसिटिक अम्ल घोलने पर हिमांक में उन्नयन कह रहा है कि हिमांक में जो अवनमन होता है 0.45 डिग्री सेल्सियस। बेंजीन के एसिटिक अम्ल के अणुभार की गणना करो। बेंजीन के कह रहा है कि बेंजीन में एसिटिक अम्ल के अणुभार की गणना करना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। यहाँ पे डेल्टा TF की वैल्यू आपको दिया गया है, कितना दिया गया है क्या 5.12 केल्विन प्रति मोल दिया गया, उसका अणुभार दे दिया गया 78 दिया गया, यानी बेंजीन का है, परेशान मत होइए। डेल्टा TF इक्वल टू हो जाएगा KF इंटू स्मॉल w गुणे 1000 बटे क्या M हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा कैपिटल W। अब यहाँ पे हम लोग जब सारी वैल्यू को रख लेंगे तो काटने के बाद जो हमारा M की वैल्यू निकल जाएगा 113.78 आपका निकल गया। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग मैं बता रहा हूँ और नोट्स करके इसको कमेंट जरूर कीजिएगा और उसे जरूर बताइएगा इसका आंसर कितना आया। ठीक है, देखिए एक यौगिक A के बताया गया, एक यौगिक A आपको लिया गया 0.816 ग्राम को क्या बोला 0.816 ग्राम को कह रहा है कि 7.5 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक में कह रहा है 1.59 डिग्री सेल्सियस पाया गया। यदि बेंजीन का मोलर हिमांक ऑर्नमेंट स्थिरांक बोला गया 4.90 केल्विन प्रति किलोग्राम तथा हिमांक बताया गया 5.75 डिग्री सेल्सियस होता यौगिक A का अणुभार ज्ञात करना है। क्या करना है, यौगिक A का अणुभार ज्ञात करना है। एक बार मैं सारी चीज़ें आपको जिक्र कर रहा हूँ। देखिए सवाल में आपको जो दे दिया डेल्टा TF इक्वल टू आपको दे दिया 5.15 और उसको घटा लेंगे 1.59 से घटा लेंगे तो आपका 3 आ जाएगा 3.56 क्या आ जाएगा 3.56 आ जाएगा। अब यहाँ इस सवाल में आपको स्मॉल w जो वैल्यू दिया गया 7.5 ग्राम और कैपिटल W जो वैल्यू आपको दिया गया कैपिटल W का जो मान दिया गया 0.816 ग्राम दे दिया गया है। यहाँ से पुट आपको करना है इनपुट करना है। KF इक्वल टू आपको दे ही दिया गया है 4.90 केल्विन प्रति क्या है मोल है। अब ये आपको फार्मूला जानते हैं कि M इक्वल टू होता है KF इंटू स्मॉल w गुणे 1000 बटे KF इंटू क्या कैपिटल W होता है। जब आप इसमें सारी चीज़ों को वैल्यू को पुट करोगे तो आपका जो निकलेगा जो आपका आंसर यहाँ से आपको निकल आएगा 149.75
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, बिल्कुल थ्योरी पोर्शन है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। अणुसंख्य गुणधर्म क्या होता है, ये लगभग बोर्ड पेपर पूछा जाता है बच्चों, इसको जरूर आप नोट्स बनाइएगा। अणुसंख्य गुणधर्म क्या होता है, बिल्कुल कॉपी निकाल के नोट जरूर बनाए। अणुसंख्य गुणधर्म क्या होता है, किसी यानी विलायक के वे गुणधर्म जो विलायक की एक निश्चित मात्रा में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर क्या निर्भर करते, क्या यानी जो विलेय की कणों की संख्या पे क्या करेगा, डिपेंडेंट रहेगा, डिपेंड करेगा, निर्भर करेगा, किंतु विलेय की रासायनिक प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। यानी आपको बताया क्या, बिल्कुल नोट्स, विलेय के कणों की संख्या पे जो निर्भर करेगा किंतु विलेय की रासायनिक, ठीक है, प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, उसे हम क्या कहते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। अब देखिए इस चैप्टर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूं और यही से चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। जो सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विलेयन की पूरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। हम इसको एक पूरे जितना मैं लेक्चर लिया हूं, लगभग चारों लेक्चर की मैं एक लेक्चर लेके मैं आपको जो चारों भाग में आपको पढ़ाया हूं, चारों भाग का मैं एक भाग में बनाऊंगा। लगभग वो 1 घंटे 20 मिनट की वीडियो रहेगी, आप उसमें पूरे सोल्यूशन के साथ आपको मिलेगा। 1 घंटे 20 मिनट पूरा चैप्टर में आपको रिवीजन करवा दूंगा। अब यहाँ पे पहले क्वेश्चन देखिए जो बोर्ड के लिए मेरी इस लेसन में आप इतने क्वेश्चन पढ़िएगा, लगभग आपके मैं बता रहा हूँ कि 90% सिलेबस आपका फर्स्ट चैप्टर का कंप्लीट मैं कर रहा हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन बताया गया मोलरता क्या है। मोलरता जो मैंने आपको बहुत ही न्यूमेरिकल से करवाया था और अच्छे समझाया था। और दूसरा कह रहा कि मोलरता क्या होता है, नॉर्मलता क्या होता है, मोल प्रभाज क्या होता है, इनकी आपको क्या करना है, परिभाषित करना है, इनको आपको परिभाषित करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। और देखिए इस पे इन सभी पे जो आंकिक प्रश्न जरूर आप पढ़िएगा। हम आंकिक पर जितना करवाएं वो तो ठीक है, लेकिन आप लोग भी बुक से, क्वेश्चन बैंक से और अनसॉल्व से जहां से भी हो सके आप न्यूमेरिकल पोर्शन को जरूर आप लगाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो बोर्ड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, राउल्ट के नियम तथा राउल्ट के नियम की सीमाओं, यानी राउल्ट के नियम क्या है और उनके नियम की सीमाएं क्या है। ठीक है, जो मैं कॉपी में बहुत अच्छे से आपको नोट्स करवा दिया हूं, राउल्ट के नियम क्या, राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या, इसको जरूर आप पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड की बात करते हैं, आदर्श विलयन तथा अनादर्श विलयन को परिभाषित करो। देखो बिल्कुल ये तो बहुत सस्ता क्वेश्चन, अगर आप ऐसे कह दे कि आदर्श विलयन क्या होता है, एकदम 1 नंबर का क्वेश्चन, आदर्श विलयन कोई पूछे क्या होता है, आप सिंपल बता दीजिए कि जो आदर्श विलयन वो होता है जो राउल्ट के नियम को जो पालन करता है वो आदर्श विलयन होता है, जो राउल्ट के नियम का जो पालन नहीं करता है वो अनादर्श विलयन होता है। एक चीज और राउल्ट ने एक चीज और बताया, ताप, दाब और सांद्रता की सभी परिस्थितियों में जो राउल्ट के नियम का जो पालन करता है वो आदर्श विलयन कहलाता है, जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है वो अनादर्श विलयन कहलाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड की बात करते हैं। थर्ड क्या है, क्वथनांक में उन्नयन को परिभाषित कीजिए, यानी क्वथनांक में उन्नयन क्या है, इसको आपको क्या करना है, परिभाषित करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं हम लोग। क्वथनांक में उन्नयन मोललता के संबंध आपको बताना, इसमें आंकिक प्रश्न जरूर आते हैं, यानी क्वथनांक में उन्नयन व मोललता में संबंध पर आंकिक प्रश्न जरूर आते हैं, इसको नोट्स करते रहिएगा। नेक्स्ट, मोलल उन्नयन स्थिरांक को परिभाषित करो। क्या मोलल उन्नयन स्थिरांक, क्या बताना आपको, मोलल उन्नयन स्थिरांक को क्या करना, आपको परिभाषित करना है। क्या परिभाषित करना है, मोलल उन्नयन स्थिरांक को क्या करना, आपको परिभाषित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ध्यान दीजिएगा, हिमांक में ये हिमांक में अवनमन मोललता में संबंध पर आधारित आंकिक प्रश्न इस पे भी हैं, इसको रिलेशन को भी पढ़िएगा, इस पे आंकिक प्रश्न भी बनते हैं। अब नेक्स्ट है अणुसंख्य गुणधर्मों की परिभाषित करो। अणुसंख्य गुणधर्म क्या होते हैं, इनको आपको क्या करना है, परिभाषित करना है।
ठीक है। तो ये पूरा लेसन आपका यहाँ पे आज ये लेसन समाप्त होता है। प्यारे बच्चों, अगर आप लोग को जरा सा भी कोई पढ़ने में दिक्कत आती है तो जरूर बेटा आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें कि आपको जो भी अगर दिक्कतें आती हैं आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और मेरा प्रयास है कि एक वीडियो आज ही हम अपलोड करेंगे, लगभग 1 घंटे 20 मिनट को मेरा वीडियो होगा। उस वीडियो में मैं आपको संपूर्ण चैप्टर का रिवीजन करवाऊंगा, ठीक है। आप लोग उसको जरूर देखिएगा। जहां भी दिक्कत हो, अगर आपको पीडीएफ लेना है तो आप इस पे कमेंट कर दीजिएगा, मैं टेलीग्राम ग्रुप में आपको जोड़ दूंगा और सभी को पीडीएफ ग्रुप में सेंड कर दूंगा। सो थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक। आप रिवीजन करते रहिए, जहां भी दिक्कत हो आप उसको मुझसे जरूर शेयर करें। और आप लोग नोट्स के साथ पढ़िएगा, नोट्स जरूर बनाइएगा, अन्यथा नोट्स नहीं बनाएंगे एग्जाम अगर अभी से आप रिवीजन करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो थैंक्स बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।